चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड दिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पारादीप बंदरगाह है ये उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नौहा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है और इसका नाम अब कर दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो याद रखिएगा गुजरात में है और इसका नाम अब कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खां। दोस्तों, याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे जिनको सबसे पहली बार भारत रत्न मिला था, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंग बंधु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गरमदली आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि देश बंधु किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या फिर ऑप्शन डी एनोमोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनोमोमीटर। दोस्तों, याद रखिएगा कि हवा की गति या फिर कह सकते हैं कि पवन का वेग मापने के लिए एनोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जल का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वी.एन. राव, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एन राव। दोस्तों, याद रखिएगा कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था वो वी.एन. राव थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की भी सजा दी जाती है तो उसको माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। और यह जो शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 72 के तहत प्रदान की गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। दोस्तों, याद रखिएगा कि गोल्डन चावल में प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित हो चुका है? ऑप्शन आपके सामने है 2 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 3 बार या फिर ऑप्शन डी 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 बार। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है या फिर कह सकते हैं कि आपातकाल का वर्णन है, तो याद रखिएगा भाग 18 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, तो याद रखिएगा 352 में है। और इसके तहत भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है, जिसमें 1962 में भारत चीन युद्ध, 1972 में भारत पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक असंतोष। यानी कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित
हो चुका है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी नीरजा भनोट या फिर ऑप्शन डी आशा पूर्णा देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशा पूर्णा देवी। दोस्तों याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी और सबसे पहली बार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा आशा पूर्णा देवी थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत थे। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में 1880 से लेकर 1884 का जो लॉर्ड रिपन का काल है, इसे पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण काल माना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल के किस पीएच मान को अम्लीय वर्षा माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 5.6 या फिर ऑप्शन डी 6.8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5.6। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर वर्षा में जो जल होता है उसका पीएच मान 5.6 से कम पीएच मान की वर्षा होती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले करा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चुरीकरण में दूध को कब तक गर्म किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 से 15 सेकंड के लिए, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 3 मिनट के लिए, ऑप्शन सी 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए या फिर ऑप्शन डी 90 डिग्री सेल्सियस पर 5 से 30 मिनट के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए। दोस्तों याद रखिएगा कि पाश्चुरीकरण में क्या होता है कि हम दूध को बिना उबाले ही उसमें से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं और उनको पीने योग्य बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और दूध पाश्चुरीकृत हो जाता है और पीने योग्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास तंतु किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी बीज या फिर ऑप्शन डी पत्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कपास तंतु है ये बीज से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो याद रखिएगा गुजरात है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है 1949, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1952 या फिर ऑप्शन डी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947। दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदी को उत्तर प्रदेश की जो राज्य भाषा है वो 1947 में घोषित किया गया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया, तो याद रखिएगा कि 1949 में अपनाया गया। और कब अपनाया गया तो याद रखिएगा कि 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। और याद रखिएगा कि 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, इको मार्क किस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है पर्यावरण के अनुकूल, ऑप्शन बी प्रोटीन से भरपूर, ऑप्शन सी शुद्ध एवं मिलावट रहित या फिर ऑप्शन डी वस्तुओं की गुणवत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यावरण के प्रति अनुकूल। दोस्तों याद रखिएगा कि इको मार्क उन उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं और उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं है। और एग मार्क उन उत्पाद को दिया जाता है जिसमें वस्तुओं की गुणवत्ता अच्छी होती है, जो कि वस्तुओं की गुणवत्ता से भरपूर होती है। अगला क्वेश्चन, मसूड़ों में खून आना सामान्यतः किसकी कमी से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने थायमिन, ऑप्शन बी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी इंसुलिन या फिर ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों आपको पता है कि विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग है वो हो जाता है और स्कर्वी रोग में मसूड़ से खून आने लगता है। यानी कि यहाँ पर जो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, इसके बारे में पूछा गया है। और आपको ये भी पता है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आपसे पूछा गया है कि मसूड़ों में खून आना यानी कि जो स्कर्वी रोग है सामान्यतः किसकी कमी से संबंधित है, तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। अगला क्वेश्चन, गोत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किस वेद में हुआ? ऑप्शन आपके सामने ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। दोस्तों याद रखिएगा कि गोत्र शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन,
स्वराज्य भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत भारतीयों के लिए या फिर भारतीयों के लिए भारत का जो नारा है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? ऑप्शन आपके सामने है भारत सरकार, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा किया जाता है और CSO का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने अरविंद घोष, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। दोस्तों याद रखिएगा कि ज्योतिबा फुले ने ही गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा महात्मा ज्योतिबा फुले थे। अगला क्वेश्चन, कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी हरदोई या फिर ऑप्शन डी झांसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झांसी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है ये झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सिरका, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी पालक या फिर ऑप्शन डी चींटी का डंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पालक। दोस्तों याद रखिएगा कि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा एसिडिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा मैलिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चींटे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी सफेद रक्त कणिका क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी मोनोसाइट या फिर ऑप्शन डी बेसोफिल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।